नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान चैप्टर की एसएसटी सोशल साइंस सीरीज की बात करेंगे। एमपी टेट ये आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। लेवल 2 क्लास 6 to 8 की यानी वर्ग 2 की बात करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी एग्जाम की बात करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट जो है 2 ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी आपको लिंक भी दे दिया गया है। इसके प्लेलिस्ट बना दी गई है। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली हमारी 11:30 में क्लास होती है, तो 11:30 में चैनल को विजिट कर वीडियो ऑप्शन पे जाके आप लोग प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है जो आपको 1 नंबर पक्का करे प्रत्येक प्रश्न पर बेहतरीन स्कोर के साथ। जिसमें से पहला प्रश्न है कि स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ मिलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कंप्लीट किया गया है, तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का फीडबैक आप लोगों का आ चुका है कि स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों स्थल संधि कहा जाता है। जिस प्रकार पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, उसी प्रकार स्थल संधि की बात करते हैं। तो पनामा जो स्थल संधि है किसको जोड़ती है? उत्तर अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, तो दक्षिण गोलार्ध में है। और इस महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग आपके कितना है? 7,69,224 76,92,024 कितना है? 76,92,024 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल होगा? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या मनोविज्ञान। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान जो शामिल होता है वह हमारे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र हो जाता है। एक अर्थपूर्ण सामाजिक विज्ञान पाठचर्या अपनी पाठ सामग्री के चयन या गठन द्वारा विद्यार्थी में समाज की आलोचनात्मक जानकारी विकसित करने में समर्थ होती है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की बात करते हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से जो है किस विधा का विरोधाभासी होता है? सभी लोग बताइए। पेडागॉजी के भी आपके कंबाइंड प्रश्न किया गया है। आगमनात्मक जो अधिगम होता है निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी होता है? संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम या व्याख्यानात्मक शिक्षण की बात करते हैं। तो आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो वह कहला जाएगा व्याख्यात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है। तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों को ज्ञात और तथ्यों को जोड़कर अधिक बड़ा जो है कथन निर्मित किया जाता है तो आगमनात्मक अधिगम कहलाता है। आगमनात्मक अधिगम कौन कहलाता है? तर्क की जिस प्रक्रिया में एकाकी प्रेक्षणों से ज्ञात तथ्यों को जोड़कर अधिक व्यापक कथन निर्मित किया जाता है। व्याख्यान विधि में अध्यापक तथ्यों, सूचना और अवधारणा ये सारी चीजें की व्याख्या अपनी गति से होती, इसलिए व्याख्यान शिक्षण की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़ना है और सही उत्तर को चयन करना है। ए और बी कथन क्या कह रहा है? कथन ए कह रहा है आलोचनात्मक सोच धारणों के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को जो है बढ़ावा देता है।
यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। नीचे आपके कूट वाले ऑप्शंस दिए रहेंगे जो आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ये बात सही दिया गया है। लेकिन ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता, यह गलत है। जब आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग विस्तार को बढ़ावा देगी तो वह दूसरों के तर्क और विश्वास को समझने मूल्यांकन करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन प्रश्न कर रहा है नहीं मिलेगी, इसलिए बी ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा, बाकी पहला सत्य हो जाएगा। यानी ए सत्य बी असत्य किसमें दिया गया है, आइए देखते हैं। डी ऑप्शन देखिए, ए सत्य और बी असत्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है, सभी बताइए। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? मैट्रिक इकाइयों को मापे गए आंकड़े होते हैं, या अनुसंधान के लिए किए गए संख्यात्मक दृष्टिकोण होता है, या आंकड़ों के संग्रह विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़ा होता है, या इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो अनुभवजन्य साक्ष्य का जो अर्थ होता है जिसमें मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया से ज्ञान प्राप्त करता है और आंकड़े एकत्रित करता है, अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाता है। तो मनुष्य जो है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े करता है, यही आपका अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण किसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान या इतिहास की बात करते हैं। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त हमारी कहला जाती है वह कहलाती जियोग्राफी, भूगोल। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि किसी वस्तु या प्रक्रम के वास्तविक आकार से बड़ा या छोटा आकार की प्राकृतिक जो है उस वस्तु के प्रक्रम की भौतिक प्रतिरूप या भौतिक क्या कहलाती है, मॉडल कहलाती है। तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां जो है भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत कहलाता है? कोई स्थानीय समाचार पत्र है, उसमें मौसम की जानकारी का संग्रह है, वह किस प्रकार का स्रोत होगा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों हो जाएगा, जिसमें आपका द्वितीयक कहला जाए, क्योंकि मौसम विज्ञान में मौसम की प्रक्रिया एवं मौसम का पूर्वानुमान अध्ययन के केंद्र बिंदु होते हैं। तो स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा मौसम की जानकारी का संग्रह द्वितीयक स्रोत कहला जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ जो है सीखते हैं? सभी बताइए। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ जो है सीखते हैं? तो वह कहला जाती अन्य छात्रों के साथ सीखेंगे, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। सीखने की क्षमता वाले विद्यार्थी जो है समावेशी शिक्षा कक्षा में अन्य छात्रों के साथ आसानी से सीख सकते हैं। विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग के समान शिक्षा प्राप्ति की अवसर मिलता है। तो समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। अगला, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए, डी पर्सेल, जे.एच. वेल, जे पियाजे जी या सी.एल. ऑग्नेट। तो सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से गुजरते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा देखा जाए तो जीन पियाजे जी का यह कथन हो जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु है, तो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी लोग बताइए। तो एक शिक्षक को जो है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं या उन्हें शामिल करना चाहिए।
क्योंकि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक छात्रों को विषय से संबंधित समूह चर्चा कराएं, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से सीखने में मदद करें। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं? जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच या आलोचनात्मक सोच? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ही दोस्तों आलोचनात्मक सोच कहा जाता है। आलोचनात्मक सोच को समस्या समाधान के जैसे उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले ही उसके गुण दोष की परख करता है। तो आलोचनात्मक सोच की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो है निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो अजंता की जो गुफा के चित्र हैं उसमें जो इस्तेमाल किए गए रंग हैं उनमें से जो ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, प्लेट या पशु और अंगों के अवशेष, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो है किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो वह कहला जाती पौधे और खनिज। पौधे और खनिजों के मिश्रण से बनाया गया है। अजंता की गुफाएं अपनी गुफाओं और चित्रकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं और इन गुफाओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से प्रेरित है, जो कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। तो बौद्ध धर्म की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं? पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़ के पत्रों पर लिखी गई? सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई हैं? सभी लोग बताइए। तो सबसे पुरानी जो पांडुलिपियां हैं वह ताड़ के पत्रों पर लिखी गई। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मानव विकास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है काल सबसे लंबी है? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल या पुरापाषाण काल? तो मानव इतिहास में इनमें से किस अवधि में जो है काल में सबसे लंबी जो है आपकी है वह कौन सी कहलाती है? वह कहला जाती है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल मानव इतिहास में सबसे लंबी है। पुरापाषाण काल में मानव सभ्यता बहुत विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और बी को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। कथन है कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ये देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए कि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, ये भी सही बात है। यहाँ खेती और पशुपालन के लिए साक्ष्य पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। यानी कि ए और बी दोनों सत्य दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आपका एक एक कमेंट, प्रत्येक कमेंट फीडबैक शुरुपरी है, शर्मान है, जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर या पंजाब राज्य की बात करते हैं। 5 नदियों के प्रदेश की बात करते हैं। भारत के जिन राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ा संख्या में मिले हैं वह कहलाता है गुजरात। हड़प्पा सभ्यता अपनी पूर्ववर्ती कृषि आधारित समाज में काफ़ी भिन्न थी और यह अपनी किसी भी पूर्ववर्ती परवर्ती समकालीन सभ्यताओं में भव्य थी और भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले। अगला जो प्रश्न है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी?
पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में या ब्राह्मणी भाषा में रची गई थी? तो ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद प्राचीन साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या लगभग कितनी मानी गई है? 1028 सूक्तियां मानी गई। और इनमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? लगभग 30,000 मंत्रों की संख्या मानी गई है। और ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन रूप मिलता है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या महावीर की बात करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे वह थे बिंबिसार। हर्यक वंश जिसका प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ, किसका? हर्यक वंश की बात करेंगे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। हर्यक वंश जिसका प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ, जिसने मगध साम्राज्य की नींव डाली और उसकी राजधानी, जिसे राजगृह कहा जाता है, गिरिव्रज थी। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? देखिए, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ आता है। बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों आते हैं। अहिंसा आपका नहीं आता है। ठीक है, तो अहिंसा वाला जो है, अहिंसा जो है बौद्ध धर्म में तीनों तत्वों में से नहीं है। देखिए, जो बुद्ध तत्व है, बुद्ध जो है जागृत और अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्ध तत्व प्राप्त किया हो। बुद्ध शक्ति तथागत गौतम बुद्ध है। और धम्म बुद्ध की जो है शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। जो धम्म बुद्ध की शिक्षा होती है उसे धम्म कहा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता लोकसभा सदस्य करते हैं, विधानसभा के सदस्य विधायक करते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करते हैं। तो इनमें से जो है कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की अगर बात करते हैं तो विधानसभा के सदस्य विधायक करते हैं। लोकसभा चुनाव में जनता वोट करती है और राज्यसभा चुनाव के लिए जनता वोट नहीं कर सकती। इसके लिए जनता द्वारा चुने गए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, उनके द्वारा चुनाव में हिस्सा लिया जाता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक करते हैं। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो भारत द्वारा जो है इनमें से जिस शासन प्रणाली को अपनाया गया था वह कौन सी शासन प्रणाली है? सभी बताइए फटाफट अंदाज में। और वह कहला जाती है हमारी संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। साथ ही साथ ईटीटी एग्जाम को फतेह करना है तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज आपको मिल जाएगा जयसवाल कोचिंग सेंटर, फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा जयसवाल कोचिंग सेंटर। तो सभी टीटी प्लेटफॉर्म को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए। सबसे पहले वीडियोज आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? सभी लोग बताइए। तो इसके लिए दोस्तों 84। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो दोनों चीजें आपको ध्यान देना। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण जिस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है वह मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा,
अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? तो जो अस्पृश्यता होती है वह आपके जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता को क्या बोला जाता है? छुआछूत, छुआछूत बोला जाता है। हिंदू समाज से जुड़ी सामाजिक बुराई एक गंभीर खतरा है। बहुत से समाज सुधारक ने विभिन्न प्रयासों के बाद भी अति प्राचीन समय में प्रचलित जो प्रथाएं हैं वह आज भी देश में कहीं न कहीं प्रचलन में है। जबकि भारत सरकार ने इसके विरुद्ध विभिन्न अनुच्छेद, जो आपका 17 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन कानून भी बनाया है और यह एक अनुचित प्रथा है। अगला जो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है भैया? सभी बताइए, देखते हैं आपका फीडबैक क्या आता है। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? सभी लोग बताइए। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी में एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास ही होता है। लेकिन नियुक्त की बात करते हैं तो राज्यपाल का नाम आता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये भी अब अलग का प्रश्न बन जाता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल को कौन करता है? पूरा निचोड़ प्रश्न आपको मिलने वाला है। कोई भी टॉपिक छूट के नहीं जाएगा, कोई भी ऐसा प्रश्न छूट के नहीं जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है भैया? सभी कमेंट कर चुके होंगे। राष्ट्रपति की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक मंत्रियों के परिषद करते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो सांसद करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना जाता है वह राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री पे कौन करता है? मुख्यमंत्री के लिए आप सभी लोग जानते हैं राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा गया है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति की बात करते। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो सेम बातें हो गई, ये भी आपका है। दिया भारत में राज्य का पहला नागरिक, ध्यान दीजिएगा, सेम बातें नहीं है। पिछले प्रश्न में हमारे बात की गई थी भारत का पहला नागरिक, लेकिन अगर राज्य का पहला नागरिक पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए राज्यपाल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद 14वीं, 15वीं, 16वीं, 13वीं थी, कौन सी तो दोस्तों? सभी बताइए। वर्तमान लोकसभा में कौन सी है? वर्तमान लोकसभा जो है कौन सी चल रही है? तो वर्तमान हमारी देखिए 17वीं लोकसभा चल रही है और 17वीं लोकसभा की अगर बात करते हैं 2019 से चुने गए हैं और इनके 17वीं लोकसभा अध्यक्ष की जो सूची है आप देख सकते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन
और देखिए 17वीं लोकसभा यहाँ 2014 पूछा गया तो 16वीं होगा, लेकिन वर्तमान में भी 17वीं चल रही है जो है 19 के बाद। और भारत के चुनाव आयोग जो है 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में पूरे भारत में आयोजित किया गया था। चुनाव कब हुआ? 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। कौन सी है? 15वीं राष्ट्रपति बनी। कब बनी? 25 जुलाई 2022 को। ये भी ध्यान देना। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में जिनका उल्लेख किया जाता है वह सरकार का ढांचा है, नागरिकों के अधिकार है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। लेकिन राजनीतिक दलों के जो नाम है यह संविधान में उल्लेख नहीं किया जाता। भारत के संविधान जो है, भारत के संवैधानिक में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी सरकार के ढांचा, नागरिक के अधिकार, राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के नाम इन पर किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को जो नामांकित की बात करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सी राजगोपालाचारी जी। तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों? हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं में निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? जी हाँ, कौन जो है भारत का एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल था वह कहा जाता है सी राजगोपालाचारी जी। इनका जो कार्यकाल था 1948 से लेके 1950 तक था। इसके बाद फिर इस पद को ही समाप्त कर दिया गया 1948 से 1950 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो श्री राजगोपालाचारी जी, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। भारत का संविधान अब कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947, 1949, 1950 या 15 अगस्त 1947। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया? सभी लोग बताइए। तो भारत का संविधान जो है आपके 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, श्री राजगोपालाचारी जी या जवाहरलाल नेहरू जी। तो किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? वह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी सरदार पटेल जी को सौंपी गई। उन्होंने लगभग दोस्तों 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया और रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी और निर्विवाद रूप से पटेल का इसमें विशेष योगदान भी था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है?
देखिए, भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में जो कार्य करता है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है। ठीक है, भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें करती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? जी हाँ, मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, श्री राजगोपालाचारी जी। तो संविधान सभा के समिति मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। क्या हो जाएगा? भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। एग्जाम में आता है, पेपर में आता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपको क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो वह था दोस्तों मुर्शिद कुली खान। जी हाँ, मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। और जो मुर्शिद कुली खान है यह 1780 में बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ और इसी के साथ वह एक स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करने लगा। तो 1780 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो वह दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल जी ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे, उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, माउंटबेटन या लॉर्ड रिपन? तो जिस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी, वह कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था, उच्च प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी और यह वक्तव्य लॉर्ड डलहौजी का था, जो अवध के स्वतंत्र शासकों की अंतिम कड़ी और अंतिम शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? वाजिद अली शाह। नोट कर लीजिएगा। और जो है डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कब कर लिया था? 1856 में। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया था। अगला प्रश्न है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, जफर या नाना साहब जी? तो कानपुर के जिस शासक ने खुद को पेशवा कहा था वह थे दोस्तों नाना साहब। अगला प्रश्न है कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना या एक कहानी सुनाना? तो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी जो विधि हो जाती है वह आपकी कौन सी हो जाती है? सभी लोग बताइए। वह हो जाती है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, क्योंकि प्रत्यक्ष हम देखते हैं, बच्चे देखते हैं तो ज़्यादा नॉलेज होता है। उन पर चर्चा करते हैं। एडुसैट से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, एडुसैट आपने नाम सुना होगा। तो एडुसैट का अभिप्राय क्या होता है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। जी दोस्तों, जी सेट थर्ड जो किसका है? जी सेट थर्ड, जो एडुसैट के रूप में जाना जाता है। पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है।
यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। तो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, एडुसेट का मतलब है पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना है और यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? कबीर के, गुरु नानक के, रविदास जी के या मीराबाई? तो पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वह कहलाता है कबीरदास। बीजक की बात की जाती तो सभी लोग जानते हैं कबीर नाम, लेकिन पंचवाणी की बात भी कर लेते हैं। अगला है, एलोरा की गुफा का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की यह कृति है? राष्ट्रकूट, चालुक्य, गुप्त काल या गुर्जर प्रतिहार काल? तो एलोरा की गुफा की भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति कहला जाती है? तो यह हमारे राष्ट्रकूट काल की कृति कहला जाती है। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा जो है यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है, ध्यान दीजिएगा। और 50वां इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ऐसा संगठन का नाम बताइए जो उपनिषद में आस्था रखता हो। रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, सेवा समाज या ब्रह्म समाज? तो संगठन उपनिषद में आस्था जो समाज रखता है वह हमारा कहला जाता है ब्रह्म समाज। जी हाँ, ब्रह्म समाज जो है संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में ये 50 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न है। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से आपने जांचा, परखा, समझा। डेली हमारी 11:30 में ये वीडियोज आपको मिल जाती है, लाइव क्लास होती है और साथ ही साथ 7 PM में फर्स्ट पार्ट की लाइव क्लास होगी, तो उसको मत चूकेगा, उसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।